ये देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा और इस चुनाव के पहले होगा। हिंदू भाई आएंगे, हम सीएए लाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, बोल बोल के भाजपा को छेड़ा था। कितनी बार कहा है मत छेड़ा करो, हो गया ना सीएए लागू। दोस्तों, भारत में सीएए लागू हो चुका है। अब कोई पाकिस्तान से उठ के पबजी में प्रेम कहानी बना के हमारे देश की मीडिया पे सिटीजनशिप के लिए दबाव नहीं बना पाएगा। कहानी समझ रहे होंगे। और सीएए जानते हैं डिटेल में, आखिर क्या है सीएए। 1972 से लेकर 2011 तक 18,74,000 लोग भारत में गैर कानूनी तरीके से आए हैं। रफ्तार जैसे, मुनावर जैसे लोग इसको एंटी मुस्लिम यूज करके शायद देश का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, सीएए नागरिकता कानून है जो हमारे 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो लोग उत्पीड़न का शिकार होके हिंदू धर्म, पारसी धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म और सिख धर्म से रिलेट करते हैं, वो जब वहां उत्पीड़न का शिकार हुए तो यहाँ आके गैर कानूनी तरीके से भारत में रहने लगे। उन लोगों को भारत की नागरिकता अभी तक नहीं मिली है, तो उनको नागरिकता देने के लिए, जिसके लिए डेट रखी है 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में एंट्री हो जानी चाहिए और 5 साल से वो भारत में रह रहा हो। इन सभी कंडीशन को जो इंसान पूरा कर रहा होगा उसको भारत की नागरिकता देने के लिए सीएए कानून लाया गया है। दोस्तों, इस कानून के अंदर उत्पीड़न शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका साफ मतलब है कि इन 6 धर्मों के लोग जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से उत्पीड़ित होकर भारत में लौटे हैं, उन्हें ही नागरिकता दी जाएगी। दोस्तों, हम देख सकते हैं कि आजादी के समय पाकिस्तान की जनसंख्या जहां 25% गैर मुस्लिम थी, बांग्लादेश की 30% जनसंख्या गैर मुस्लिम थी और अफगानिस्तान की 13% जनसंख्या गैर मुस्लिम थी, जो कि आज घटकर सिर्फ पाकिस्तान की 3% जनसंख्या, अफगानिस्तान की 0.3% और बांग्लादेश की मात्र 10% जनसंख्या रह चुकी है। ये कानून लाना क्यों जरूरी है, इस बात पे भी जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं कि 1972 से लेकर 2011 तक 18,74,000 लोग भारत में गैर कानूनी तरीके से आए हैं, जो ना तो अपने आप को भारत का निवासी बोल पा रहे हैं और ना ही किसी और देश का। वह अपना जीवन यापन भारत में कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को भारत का नहीं मानते हैं। ये कानून लाने के बाद उनको नागरिकता मिल जाएगी। नागरिकता मिलने के साथ उनको वोटिंग राइट्स, गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई करना, और साथ ही हो सकता है दोस्तों इनमें से काफी सारे लोग स्किल वर्दी होंगे जो अपने आप को गेम्स में, साइंस के अंदर ऊपर ले जाके भारत का नाम भी रोशन कर पाएंगे। सीएए के तहत कुछ क्षेत्र को इस कानून से बाहर भी रखा गया है, जैसे असम, मेघालय और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों को इस कानून से बाहर रखा गया है, क्योंकि संविधान की 6ठी अनुसूची में ये क्षेत्र शामिल है और नहीं चाहती सरकार कि यहाँ की संस्कृति में कुछ बदलाव लाया जाए। वहीं एक इनर लाइन परमिट ILP को भी इस क्षेत्र से बाहर रखा गया है, क्योंकि ILP में पहले से ही भारी लोगों के प्रवेश पर नियंत्रित करने का कानून लागू है। बहुत से सवाल और बहुत सी भ्रांतियां फैलाई जा रही है इस कानून को लेकर, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा है कि मुस्लिम समुदाय को इस कानून में क्यों नहीं रखा गया। तो दोस्तों, आप खुद समझ सकते हैं कि ये जो 3 कंट्री है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इसकी बहुल्य जनसंख्या मुस्लिम है। तो एक धर्म जिसका खुद बहुल्य वहां पे प्रचार है, उसके ऊपर धर्म को लेके कैसे उत्पीड़न हो सकता है। जैसा कि मैं आपको समझाता हूं, अगर मैं हिंदू हूं तो मैं किसी और इंसान के ऊपर उसके हिंदू धर्म के होने पे उसको कैसे उत्पीड़ित कर सकता हूं। ये इस कारण से मुस्लिम धर्म को इसमें दर्जा नहीं दिया गया है। और आप एक और तरीके से भी समझ सकते हैं, कांग्रेस के एक लीडर प्रणब मुखर्जी ने 2003 में एक कमेटी बनाई थी, जिसके अंदर उन्होंने ही डिसाइड किया था पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाली माइनॉरिटीज को ही भारत में नागरिकता का दर्जा दिया जाए, जो कि भारत में अवैध तरीके से उत्पीड़ित होके भारत आए। मुस्लिम्स को टारगेट करके बहुत सारी भ्रांतियां भी फैलाई जा रही है। जैसे कतर के एक पेज नेटवर्क अल जजीरा ने लिखा है कि ये कानून एंटी मुस्लिम कानून है। शायद उन्होंने इस कानून के बारे में पढ़ा नहीं है। वहीं हमारे देश के कई विपक्षी नेता भी इसको आर्टिकल 14 का उल्लंघन और कई प्रकार के एंटी मुस्लिम बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं हमारे ये इन्फ्लुएंसर, रफ्तार जैसे, मुनावर जैसे लोग इसको एंटी मुस्लिम यूज करके शायद देश का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु मैं मेरे देश के मुसलमानों से कहना चाहूंगा कि भारत के संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 10 और 11 के अंदर साफ साफ लिखा गया, जो भारत का नागरिक है उसे उसकी नागरिकता का दर्जा नहीं लिया जाएगा यदि वह ऐसा कोई काम नहीं करता जो हमारे संविधान के खिलाफ है। तो दोस्तों, आपको बता देता हूं अच्छे से कि मुसलमानों को या किसी भी धर्म के जो भारत में नागरिक हैं, उनका इस कानून से कोई भी किसी भी प्रकार का लेना देना नहीं है। यह सिर्फ कानून भारत में रह रहे अवैध लोग जो भारत से बाहर से आए हैं, उनके लिए बनाया गया है।
दोस्तों एक सवाल आपके अंदर भी उठ रहा होगा कि इस कानून में 31 दिसंबर 2014 जो ये तारीख रखी गई है, यही तारीख क्यों रखी गई है? तो आपको बता देना चाहता हूं, जब ये कानून हमारे लोकसभा में लाया गया था उस दिन 10 दिसंबर 2019 तारीख थी और 11 तारीख को ये राज्यसभा में और 12 तारीख को हमारे राष्ट्रपति के साइन होके ये कानून बन गया था। दोस्तों इस कानून में एक लाइन बड़ी प्यारी लिखी गई है, 5 साल से वो भारत में रह रहा हो ये कंपलसरी है। अगर हम 2019 से 5 साल पहले जाते हैं तो दिसंबर 2014 होता है, यानी 12 दिसंबर 2014 को 5 साल पहले 10-12 दिन एक्स्ट्रा ही दिए गए हैं। दोस्तों 31 दिसंबर 2014 को भारत में जिसकी एंट्री हो चुकी है वह इस नागरिकता कानून के लिए अप्लाई कर सकता है, इसीलिए यह डेट 31 दिसंबर 2014 रखी गई है। अब एक सबसे बड़ा पॉइंट उठ के आ रहा है कि आखिर यह एक्ट चुनाव से पहले ही क्यों लागू किया गया। वैसे तो दोस्तों हमारे मोटा भाई अमित शाह हर इंटरव्यू में बोलते आ रहे हैं कि चुनाव से पहले CAA लागू कर दिया जाएगा, पर कुछ लोगों की समझ कहां आती है, उन्हें तो मुद्दा चाहिए। उनको भी समझा देते हैं कि 2019, 20 और 21 में देश में कोरोना था, उसके बाद फार्मर प्रोटेस्ट और रेसलिंग प्रोटेस्ट चल रहा था, और अगर लास्ट ईयर की बात करूं तो देश के अंदर G20 समिट था, बाहर के विदेशों के सभी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री देश में मौजूद थे। इसी बीच कश्मीर जैसी जगहों पर भी G20 समिट की मीटिंग हुई। अगर उस बीच इस कानून को ले आते और हमारे देश की सो कॉल्ड पीसफुल कम्युनिटी देश का सौहार्द बिगाड़ने में कामयाब हो जाती तो देश के बारे में कौन सोचता। इसीलिए इस कानून को इस समय लाया गया है। मैं तो वैसे एक बात कहना चाहूंगा कि विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा नहीं था चुनाव लड़ने के लिए, तुम्हें मुद्दा मिल गया, फायदा तुम्हारा है। CAA तो आ ही गया, अब NRC और UCC भी पीछे पीछे आते ही होंगे। दोस्तों अगर वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुंच गए हो तो अब आपकी एक जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को हर उस भारतीय तक शेयर करो जो इस कानून को गलत समझ रहा है, क्योंकि ये हमारे देश के लिए फायदेमंद कानून है और इसको गलत समझने वाले को सही बात समझाओ। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले CA भी आने जा रहा है, CA भी आने के बाद NRC आएगा, और NRC सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा।